नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। कैसे हो बच्चों? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है कि आप ठीक होगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। स्टेट का पेपर नज़दीक आ गया और ये टीजीटी वाले उन बच्चों के लिए वीडियो है जो छठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी करते हैं। पिछली बार भी कुछ बच्चों ने कहा था कि छठी का सिलेबस चेंज हो गया और मैंने कहा था नहीं हुआ, हरियाणा बोर्ड का तो अभी वही है और हरियाणा बोर्ड का वही था। लेकिन अब की बार हरियाणा बोर्ड का सिलेबस चेंज हो गया है। पहले हमारी जो किताब थी, जो पुस्तक थी, उसका नाम था मातृभूमि और अब हमारी नई किताब आई है मल्हार। तो अभी मैं आपके सामने हाजिर हूँ नई किताब के साथ और उसकी थोड़ी समरी लेके जितना उतना भी वीडियो जैसी आपके लिए बना पाई, आपके लिए लाभदायक रहेगी ये। और देखिए, इसको पहला जो पाठ है हमारा इसका मल्हार का, वो है सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता और कविता का नाम है मातृभूमि। जैसे कि आपको पता है कि उसमें देशभक्ति की कविताएं लिखी गई थी, तो ये भी देशभक्ति की कविता है और इसी कविता में जो है मातृभूमि कविता का सार यहाँ पे दिया हुआ है। कविता तो जैसे होती है वैसे ही उसका सार से आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी। कविता है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक निज सिंधु झूमता है। ये इस प्रकार करके कविता है जिसका सार है, कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का वर्णन किया है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और उसकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, आकाश को स्पर्श करती हुई मालूम पड़ती है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है जो भारत माँ के चरणों को स्पर्श करता है। और भारतवर्ष एक ऐसा पवित्र देश है जिसमें गंगा यमुना सरस्वती जैसी नदियों का संगम है, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी बहती है वहां पे, यहाँ पे। और कवि ने इस मातृभूमि में जन्म लिया है, इसलिए उसे अपनी मातृभूमि पर अत्यधिक गर्व है। पर्वतीय क्षेत्रों में कलकल की ध्वनि करते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं और हरे भरे वनों में पक्षियों की चहचहाहट मन को मोह लेती है। और वसंत ऋतु के आगमन से बागों में मन मोहने वाली कोयल की मीठी कूक सुनाई पड़ती है। यहाँ की शीतल मंद सुगंधित हवा प्राणियों के तन मन में विशेष फुर्ती प्रदान करती है, यानी कि हिमालय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा का भी वर्णन है यहाँ पे। और लोगों के जीवन को संदेश देने के लिए यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई है। भारतवर्ष की पावन धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हुए, उन्होंने जन्म लिया। नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने वाली सीता की यह पुण्य भूमि है। इसके साथ ही कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण की यह धरती भी जन्मभूमि है। प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा बुद्ध की भी भारत भूमि ही रत्न है, जन्मभूमि है। कवि की दृष्टि में युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, यहाँ देखना ये क्या है उनकी दृष्टि में, यह युद्ध भूमि है, यह बुद्ध भूमि है, यह जन्म भूमि है, यह मातृभूमि है जिसमें जन्म लेकर उसे गर्व है। इस प्रकार जो है हमारी ये कविता है जो मातृभूमि है। अगर आप कविता ध्यान से पढ़ोगे तो काफी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी आपकी। जैसे उत्तर में कौन है, हिमालय है, और दक्षिण में कौन है, सिंध महासागर है। ये देखिए, चरणों को स्पर्श, भारत माँ के चरणों को स्पर्श कौन करता है। आकाश को स्पर्श कौन करता है, पर्वत की, यानी हिमालय पर्वत की चोटियां, पर्वतों की चोटियां कह सकते हो। कौन कैसी कैसी नदी का संगम बहता है, त्रिवेणी संगम बहता है यहाँ पर। त्रिवेणी के नाम पूछे जा सकते हैं, गंगा यमुना सरस्वती। और कोयल कहाँ रहती है, कोयल आम की अमराइयों में रहती है यहाँ पर। पर्वतों में कल कल की ध्वनि कौन करते हैं, झरने करते हैं जो यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। तन मन को कौन संवारती है, मलय पवन जो है या दक्षिण से आने वाली सुगंधित हवा जो है वो तन मन को संवारती है। या झरने कहाँ से झरते हैं, झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण जी ने क्या सुनाया था, जैसे श्री कृष्ण के धर्म, उन्होंने क्या सुनाया था, मधुर बंसी बनाकर सबका मोह मोह लिया था और गीता का उपदेश सुनाया था उन्होंने। गौतम ने किसका यश बढ़ाया, महात्मा गौतम की भूमि। गौतम ने भारत का यश बढ़ाया और पूरे संसार में जो है ना बुद्ध धर्म की स्थापना की, पूरे संसार में अपना संदेश दिया। तो इस प्रकार के एक एक नंबर के प्रश्न हो सकते हैं, कितने भी बना सकते हो आप। भले ही आपको ये कविता अच्छे से समझ आ जाए तो एक एक नंबर के प्रश्नोत्तरी हो सकती है। मातृभूमि कविता के कवि का नाम क्या है, मान लो ये पूछा जाए तो कवि का नाम जो है वो सोहनलाल द्विवेदी आ जाएगा। जैसे हमारे कवि का नाम आ गया ऊपर सोहनलाल द्विवेदी।
इसी प्रकार मान लो मातृभूमि कविता में किन की छठा निराली है। यहाँ पर मान लो ऐसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए तो किन की छठा निराली है। यहाँ पर जो है गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है, इनकी छठा निराली है गंगा यमुना सरस्वती, आ जाएगा। मातृभूमि कविता में किस शब्द का उल्लेख किया गया है, किस मान लो यहाँ पर इसको युद्ध भूमि कहा गया है, बुद्ध भूमि कहा गया है, जन्म भूमि कहा गया है, इसे मृत्यु भूमि नहीं कहा गया है। इस प्रकार का या कोई और भी ऑप्शन आ सकता है, इसे कायर भूमि नहीं कहा गया है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 3 आए हैं। इन 3 के अलावा कोई भी। अमराइयों में कौन पुकारती है, अमराइयों में कौन गूंजती है, कोयल गूंजती है। मतलब पर्वत से क्या आती है, तो सुगंधित हवा आती है जो तन मन में विशेष स्फूर्ति भरती है। मातृभूमि कविता में रघुपति किसे कहा गया है, श्री राम को रघुपति कहा गया है। यहाँ पर रघुपति जो है वो श्री राम जी को कहा गया है। मातृभूमि कविता में जग को दया का पाठ किसने दिया था, दया का पाठ महात्मा बुद्ध ने दिया था। मातृभूमि कविता के में जो कवि ने लिखा उसके आधार पर। प्रस्तुत कविता में किसके झूमने की बात की गई है, कौन झूम रहा है, दक्षिण में सिंधु झूम रहा है, तो भारत माँ के चरणों में ही जो है वो कौन झूम रहा है, समुद्र। उसके बाद है मातृभूमि कविता के अनुसार गीता किसने सुनाई थी, श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी, श्री कृष्ण थे गीता को सुनाने वाले। और भारत भूमि को बुद्ध भूमि क्यों कहा गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध के कारण और महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म जो ना उन्होंने उनकी कर्म भूमि थी, ये उनकी जन्म भूमि थी, ये इस कारण को कहा गया है गौतम बुद्ध के कारण। उसके बाद जो है हमारा अगला पाठ आता है, ये था पहला पाठ कविता। तो इस प्रकार के एक एक नंबर के प्रश्न अगर आप कविता ध्यान से पढ़ लेते हो तो कहीं से भी होते हैं। खेतों हमारे जो ना धरती खेतों में लहलहा रही है, हरी भरी है, बहुत सुंदर है, भारत माता अच्छी है, कोई इसी प्रकार के कोई भी प्रश्न हो सकते हैं। अगर आपने कविता ध्यान से पढ़ ली तो आपको ये छोटे छोटे प्रश्नोत्तर देने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हम पाठ करते हैं दूसरे पाठ की बात। अब दूसरा पाठ जो है वो हमारा वो है गोल। पाठ का नाम है गोल। और गोल जैसे कि आपको थोड़ा सा नाम से ही पता चल रहा होगा, मेजर ध्यानचंद का ये पाठ है और वो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनके जीवन पर ही है पाठ। समरी थोड़ी सी, क्योंकि पाठ बड़ा है तो समरी भी थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हॉकी का जादूगर किसे कहा था, मेजर ध्यानचंद जी को पाठ उनका है ये। यह पाठ मेजर ध्यानचंद के संस्मरण का अंश है। जैसे कि हमारी हिंदी की विधाएं हैं रेखा चित्र संस्मरण, तो भी ये एक संस्मरण है, उसका अंश है। गोल शब्द सुनते ही हमारे सामने गोल वस्तु, क्योंकि छोटे बच्चों का पाठ है तो इसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार ही किया गया है। गोल वस्तुओं का चित्र उपस्थित होता है, उसमें गेंद, रोटी, सूरज, चांद हो सकते हैं। लेकिन प्रस्तुत पाठ एक विशेष गोल की ओर बात करता है, जो गोल करने वाले मेजर ध्यानचंद जी के बारे में है। मेजर ध्यानचंद जी ने इस संस्मरण में एक घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने सन 1933 में पंजाब रेजिमेंट की ओर से हॉकी खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम जो थी उनके बीच हॉकी का मैच हुआ। माइनर्स टीम के खिलाड़ी लगातार ध्यानचंद जी से गेंद छीनने की कोशिश करते, हर बार वे असफल रहे। इसी दौरान स्पेंसर एंड माइनर्स टीम जो थी के एक खिलाड़ी को इतना गुस्सा आया कि उसने ध्यानचंद जी के सिर पर हॉकी की स्टिक मार दी। अब उसको गुस्सा स्टिक मारी, चोट के बावजूद भी ध्यानचंद जी का खेल के प्रति उत्साह बना रहा। वे सिर पर पट्टी बांध कर पुनः खेलने के लिए मैदान में आ गए। चोट लगने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सिर पे पट्टी बांधी और फिर से वो मैदान में आ गए। उसके बाद है थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। उन्होंने एक विशेष अंदाज में उस खिलाड़ी को कहा कि मैं अपनी चोट का बदला अवश्य लूंगा। उसके बाद उन्होंने पूरे जोश और उत्साह से गोल किए। लगातार 6 गोल करके स्पेंसर एंड माइनर्स टीम को बुरी तरह से पराजित कर दिया। खेल खत्म होने के बाद ध्यानचंद जी ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाकर कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 गोल से ही हराता। यह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। बर्लिन ओलंपिक जो हुआ था उसमें लोग इनके हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। हॉकी का जादूगर कब कहना शुरू किया था? बर्लिन ओलंपिक के बाद।
हॉकी में के खेल में स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ वे दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहते थे। हॉकी के खेल में गेंद दूसरों तक पहुंचाते ताकि अन्य साथियों को भी गोल करने का श्रेय मिल सके। ध्यानचंद जी के अनुसार जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का मूल मंत्र लगन, साधना और खेल भावना है। वो कहते हैं कि खेल में अगर सफलता की सीढ़ी अगर पानी है तो लगन होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए और खेल की भावना होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज होगी तभी हम जो है वो उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनके बारे में थोड़ा बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ था। 1905 में प्रयागराज में जो हुआ था उनका जन्म, एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में इनका परिवार झांसी आकर बस गया था। जन्म तो उनका प्रयागराज, जिसका पुराना नाम प्रयागराज था, बीच में इलाहाबाद हुआ और अब फिर प्रयागराज है, लेकिन इनका परिवार जो है झांसी आकर बस गया था। ध्यानचंद जी 16 साल की आयु में ही भारतीय सेना में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए। 16 साल की उम्र में, ध्यान देने की बात है, 16 साल की उम्र में वो भर्ती हो गए थे। और यद्यपि प्रारंभ में इनकी हॉकी में कोई विशेष रुचि नहीं थी, इस रेजिमेंट में सूबेदार मेजर तिवारी थे और तिवारी जी ने हमेशा उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। रेजिमेंट के सभी सैनिक किसी भी समय हॉकी खेलने के लिए तैयार रहते थे। ध्यानचंद जी ने नौसिखिए खिलाड़ी के रूप में हॉकी खेलना शुरू किया, यानी कि बिल्कुल नया नया, उनको हॉकी आती नहीं थी। जैसे जैसे उनके खेल में निखार आता गया वैसे वैसे वे उन्नति की ओर अग्रसर होते गए। कुछ ही दिनों बाद वे बर्लिन ओलंपिक टीम में भारतीय हॉकी के कप्तान बन गए। उनमें इतनी योग्यता थी। उसमें भारतीय सेना में लांस नायक के पद पर नियुक्त थे, कार्यरत थे। लांस नायक का पद था, उस पर कार्यरत थे उसमें, जिस समय वो बर्लिन ओलंपिक में खेलने के लिए गए थे। मेजर ध्यानचंद जी ने अपने खेल के जीवन में अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनकी महत्वपूर्ण विजय थी। ध्यान देना, ये 1936 का बर्लिन ओलंपिक था, विजय थी। इस ओलंपिक में उन्होंने भारतीय हॉकी को स्वर्ण पदक दिलाया था। इस प्रतियोगिता में उनके खेल के अनोखे अंदाज से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहा था। उन्हें यह उपाधि उनके खेल और टीम भावना के प्रति उनके योगदान के लिए प्राप्त हुई थी। ध्यानचंद जी की सोच थी कि खेल में हार जीत व्यक्तिगत न होकर पूरी टीम और देश की होती है। उन्होंने अपने मित्र खिलाड़ियों को हमेशा गोल करने का अवसर दिया। ये नहीं कि अपने अपने पास ही बॉल रखी होगी, उन्होंने अपने मित्र खिलाड़ियों के लिए भी हमेशा जो है वो गोल करने का एक अवसर दिया। ये था हमारा गोल पाठ मेजर ध्यानचंद जी का। अब इसमें जो है हमारे प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं एक एक नंबर के, वो देख लीजिए। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो पाठ के लेखक का अगर नाम करें हम तो मेजर ध्यानचंद जो है वो पाठ के लेखक का नाम है। मुकाबला किन टीमों के बीच हो रहा था? यहाँ दो टीमों की बात है, एक तो है स्पेंसर एंड माइनर्स टीम और दूसरी पंजाब रेजिमेंट। मेजर ध्यानचंद जो थे वो पंजाब रेजिमेंट के थे और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम जो थी उनके सामने खेल रही थी। लेखक किस रेजिमेंट की ओर से खेला करता था? लेखक मेजर पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। लेखक ने झटपट कितने गोल कर दिए? यहाँ पर ये प्रश्न भी हो सकता है। तो लेखक ने जो ना फटाफट झटपट यानी कि 6 गोल कर दिए थे उन्होंने, लगातार जैसे 6 गोल किए उन्होंने, ये हमारा यहाँ पे। उसके बाद है खेल में गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि कई बार गुस्से से काम सारा बिगड़ जाता है। बुरा करने वाला आदमी हर वक्त किस बात से डरता है? वह इसी बात से डरता रहता है कि उसके साथ बुराई ना हो जाए। इसलिए मेजर ध्यानचंद जी ने खिलाड़ी को ये सीख दी थी। कितने साल की उम्र में जो है वो मेजर ध्यानचंद सेना में भर्ती हुए थे? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए थे? वो सिर्फ 16 साल की उम्र में ब्राह्मण रेजिमेंट जो सेना थी उसमें भर्ती हो गए थे, एक सामान्य से सिपाही के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उसके समय जब वो भर्ती हुए थे तो उस समय उसके सेना के जो है वो सूबेदार मेजर कौन थे? तो उसके रेजिमेंट के सूबेदार मेजर जो थे वो तिवारी थे। तिवारी जी का नाम आया है यहाँ पे। उसके बाद है प्रस्तुत पाठ का नाम बताइए। पाठ का नाम तो गोल है ही, प्रस्तुत पाठ का नाम गोल है। उसके बाद है अगला हमारा, और प्रश्न हो सकता है इसमें, खेल में निखार आने के बाद लेखक को क्या मिलती गई? क्या मिलती गई लेखक को? निखार आने के बाद लेखक को तरक्की मिलती गई। उनको अपने जो है वो पोस्ट पे भी तरक्की मिलती गई और जीवन में भी उनको शाबाशी मिलती गई। बर्लिन ओलंपिक में लेखक को क्या बनाया गया था? उसमें उनको जो है वो बर्लिन ओलंपिक में उनको कैप्टन बना दिया गया था टीम का।
उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा, लेखक गोल करने का श्रेय किसे दिलाना चाहते थे? लेखक जो है अपने साथी खिलाड़ियों को भी गोल करने का श्रेय दिलाना चाहते थे, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि मुझे ही इसका श्रेय मिले, इसका श्रेय वो अपने दूसरे खिलाड़ियों को भी देना चाहते थे। साथी खिलाड़ियों के साथ उनका व्यवहार कैसा था? बहुत ही अच्छा था। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा, अगर और छोटे छोटे प्रश्न देखें हम क्या बन सकते हैं। गोल जो संस्मरण है उसमें लेखक ध्यानचंद ने किस टीम की बात की है? पंजाब रेजिमेंट की बात की है उन्होंने, वो पंजाब रेजिमेंट में थे तो ये पंजाब रेजिमेंट की बात की है। हॉकी स्टिक किस खिलाड़ी ने मारी थी? ये जो है ना स्पेंसर एंड माइनस टीम के जो सैम्पर्स एंड माइनस टीम के जो खिलाड़ी थे उसने जो है वो क्या मारी थी? हॉकी स्टिक, यानी कि उनके सिर में मारी थी। गोल संस्मरण में लेखक ध्यानचंद जी ने एक के बाद एक कितने गोल किए? उन्होंने एक के बाद एक लगातार कितने गोल किए? 6 गोल किए उन्होंने। उसके बाद गोल संस्मरण के अनुसार बुरा करने वाला व्यक्ति हर वक्त बुराई से डरता रहता है। किससे डरता है? उसे हर समय उसी बुराई का डर लगा रहता है। ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर आया है 1905 में। कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। और कितनी साल की उम्र में ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए थे? 16 साल की उम्र में ब्राह्मण रेजिमेंट में जो है भर्ती हो गए थे। हॉकी खेलने के लिए उन्हें कौन कहता था? मेजर सूबेदार तिवारी जी उनको हॉकी खेलने के लिए कहते थे। वो पहले उनका हॉकी में कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं थी। अब मेजर ध्यानचंद को जो है वो हॉकी का जादूगर किसने कहना शुरू किया था, या हॉकी का जादूगर कब कहना शुरू किया था? 1936 बर्लिन ओलंपिक के बाद उन्हें लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया था? हॉकी का 1936 में उन्हें जो है वो हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया था बर्लिन ओलंपिक में के बाद, क्योंकि उन्होंने इस ढंग से गोल किए थे कि गोल्ड मिला था हॉकी में बर्लिन ओलंपिक में। बर्लिन ओलंपिक किस सन में हुआ था? 1936 में हुआ था। बर्लिन ओलंपिक में भारत की कौन सा पदक मिला था? स्वर्ण पदक मिला था भारत को। तो इस प्रकार जो है ये इसके छोटे छोटे प्रश्न हमारे हो सकते हैं। ये था हमारा दूसरा पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो ना तरीका पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक नंबर के छोटे छोटे अगर प्रश्न लेके आती तो उसमें जरूरी तो नहीं है हमारे वही प्रश्न हमारे पेपर में आए। अगर हमारे पास पाठ का सार है तो उसको हमने अगर पढ़ रखा है तो उसके हिसाब से हम सारे प्रश्न उत्तर को आराम से कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको हम ढंग से पढ़े। अब यहाँ पर हमारा जो है वो तीसरा पाठ है, पहली बूंद पाठ का नाम है। कविता है ये भी, पहली बूंद भी, और इसके कवि का नाम है गोपाल कृष्ण कोल। गोपाल कृष्ण कोल की यह कविता है पहली बूंद कविता। जैसे कि आपको नाम से दिखाई दे रहा है, पहली बूंद से अभिप्राय क्या है? पहली बूंद जो बारिश की बूंद आती है उसी से अभिप्राय है। पावस का प्रथम दिवस वह पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता ऐसे शुरू होती है हमारी। और अब यहाँ पर देखें हम, पहली बूंद कविता के माध्यम से गोपाल कृष्ण कोल ने वर्षा की सुंदरता तथा उसके महत्व का वर्णन किया है। वर्षा के समय आकाश के मोती के समान वर्षा की बूंद धरती पर गिरती है, जिसे सूखी धरा में नव जीवन का संचार हो जाता है। उसके बाद धरती पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। जैसे कि अभी महीना चल रहा है आषाढ़ का, अब हमारी बारिश शुरू होगी। अब से पहले जो है वो हमारे इलाकों में तो इतनी नहीं होगी, फिर भी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू होगी। मानसून आ गया तो अब धरती जो है वो हरी भरी हो जाएगी और चारों ओर हरियाली छा जाएगी। धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान प्रतीत होती है। यह दृश्य ऐसे प्रतीत होता है मानो वर्षा होने के कारण गर्मी से बेजान एवं सूखी धरती को नया जीवन मिल गया हो। पृथ्वी रूपी नायिका के रोमों की पंक्तियों के समान हरी घास भी अब मुस्कुराते हुए खुशियों से भर उठी है। वर्षा की पहली बूंद धरती पर कुछ इस प्रकार से आई जिसका सुंदर एहसास और परिणाम धरती को मिला। वर्षा के आने पर बिजली ऐसे लग रही है मानो सुनहरे पंखों के सहारे बादल रूपी आकाश आसमान में उड़ रहा हो। मानवीकरण कर दिया है। बादल की आवाज नगाड़ों के समान प्रतीत हो रही है। जब वो गड़गड़ करके गरज रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई नगाड़े बज रहे हो। उसके बाद है हमारा आगे क्या है कविता में देख लेते हैं कि वर्षा के आने पर बिजली ऐसे लग रही है मानो सुनहरे पंखों के सहारे बादल रूपी आकाश आसमान में उड़ रहे और बादल की आवाज नगाड़ों के समान प्रतीत हो रही है। नीली आंखों के समान आकाश और नीली आंखों की काली पुतली के समान काले काले बादल
धरती के दुखों से दुखी होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहे हैं। धरती पर होने वाली वर्षा ऐसे प्रतीत होती है जैसे वर्षा का प्रेम प्राप्त करके धरती की प्यास बुझ गई है और उसके मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठी है। इस प्रकार वर्षा की पहली बूंद धरती पर आई, जिसको सुंदर अनुभूति और परिणाम धरती को मिला। यह इस प्रकार एक धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले आसमान में उड़ता सागर लगा बिजली के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जग के रहे बादल धरती की तरुणाइया, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली के ये जलंधर, करुणा की चीर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती ससे श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। ये इस प्रकार की करके कविता हमारी। अब अगर इस कविता की हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसके प्रश्न क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो यही हो सकता है, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए, तो गोपाल कृष्ण कौल जो है वो कविता के कवि का नाम है। दूसरा प्रश्न जो है हमारा, पहली बूंद धरा पर आई या धरा से क्या अभिप्राय है, धरा से अभिप्राय धरती से है। पावस ऋतु से क्या अभिप्राय है, पावस ऋतु से अभिप्राय वर्षा ऋतु से है। या पहली बूंद कविता में प्रथम दिवस किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। अब यहाँ पर प्रथम दिवस जो है वो पावस के लिए यानी कि वर्षा ऋतु के लिए प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद है अगला प्रश्न, पहली बूंद कविता के आने पर धरती पर क्या आने से धरती पर अंकुर फूट पड़ा। पहली बूंद कविता में किसके आने से धरती पर अंकुर फूट पड़ा, तो बूंद के आने से ही अंकुर फूट पड़ा। पहली बूंद कविता में धरती के लिए अमृत के समान किसे बताया गया है, अमृत के समान भी जो है वो बूंद को बताया गया है, बूंद अमृत के समान है। उसके बाद है पहली बूंद कविता में धरती के लिए अन्य किस शब्द का प्रयोग किया गया है। धरती को यहाँ वसुंधरा भी कहा गया है, वसुंधरा शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है अगला प्रश्न, पहली बूंद कविता में नगाड़े कौन बजा रहे हैं। ऐसे लगता है बादल जैसे गरज रहे हैं, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे नगाड़े बजा रहे हैं। बादलों का प्रयोग, बादल जो है वो नगाड़े बजाते प्रतीत हो रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहली बूंद कविता में बादल किसकी तरुणाइयां जगा रहे हैं। बादल जो है वो धरती की, वो कहता है ना वसुंधरा बूढ़ी हो चली थी ऐसे लग रहा था, और वो उसकी धरती की तरुणाई जगा रहे हैं बादल। उसके बाद है कविता में करुणा विगलित अश्रु कौन बहा रहा है। करुणा यानी कि धरती के दुखों से दुखी होकर वह अश्रु कौन बहा रहा है, करुणा विगलित अश्रु बहा रहा है बादल। उसके बाद है पहली बूंद कविता में नीले नैनों के समान किसे बताया गया है। आकाश को नीले नैनों के समान बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है इसका वर्णन, नीले आंखों की पुतली के समान काले काले बादल धरती के दुखों से दुखी हो रहे हैं, वर्षा रूपी आंसू बहा रहे हैं। ऐसा हो रहा है जैसे वो धरती के दुखों से दुखी हो गए और उन्होंने वर्षा रूपी आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद है अगला, अमृत के समान वर्षा की बूंद किसके अधरों पर गिर रही है, किसके अधरों पर गिर रही है। ये अमृत के समान वर्षा की बूंदें धरती के अधरों यानी कि धरती के ओठों पर गिर रही है। उसके बाद है यहाँ पर पंख लगाकर कौन उड़ रहे हैं, बादल जैसे उड़ रहे हैं। ये बादल रूपी आसमान में पंख लगाकर उड़ रहे हैं। वर्षा के आने पर बिजली ऐसी लग रही है जैसे बिजली ऐसे लग रही है मानो सुनहरी पंखों के सहारे बादल रूपी आसमान में उड़ रही हो। ये बिजली, सॉरी बादल कहा मैंने, बिजली ऐसे लग रही है जैसे वो पंखों के सहारे उड़ रही हो। बादल आकाश में नगाड़े बजाते प्रतीत होते हैं और बिजली पंख लगाकर उड़ती प्रतीत होती है। ये इस प्रकार थी हमारी कविता। और इसमें जो है छोटे छोटे प्रश्न आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। किस ऋतु का सुहावना वर्णन किया गया है, वर्षा ऋतु का किया गया है। यह ऋतु कैसी होती है, ना तो ठंडी होती ज्यादा ना गर्मी होती, और इस ऋतु में जो है वो कौन कौन से त्योहार आते हैं। ये इस प्रकार की एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो भी आप इससे कर सकते हो। तो ये थी हमारी तीसरी कविता। चलिए आगे देखते हैं। चौथा पाठ जो है इसका क्या है। चौथा पाठ है हार की जीत। बहुत ही फेमस कहानी है हार की जीत, सुदर्शन की ये कहानी है। पहले भी सिलेबस में होती थी लेकिन अब हटा दी, फिर ये थी बीच में सॉरी
और अब फिर डाली गई है। बहुत अच्छी कहानी है, हार की जीत। एक बाबा भारती था और वो ऐसे ऐसे करके जो ना डाकू था, ऐसे करके कहानी है। तो देख लेते हैं हम क्या है हमारी इस कहानी में। सुदर्शन की कहानी पाठ का सार। हार की जीत कहानी। एक डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना का वर्णन किया गया है। बाबा भारती जो थे, उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। घोड़े का नाम था सुल्तान, ये ध्यान रखना आपने। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। बाबा भारती सब कुछ छोड़कर मंदिर में रहते थे, परंतु अपने घोड़े सुल्तान को छोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। वे उसे बहुत प्यार करते थे। वे संध्या के समय प्रतिदिन सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील है यहाँ पे, 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। अब उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू भी था, उसका नाम था खड़ग सिंह। डाकू का नाम था खड़ग सिंह। सुल्तान यानी कि घोड़ा के प्रसिद्धि उस डाकू को मालूम पड़ी तो वह उसे देखने के लिए बेचैन हो गया। अभी ऐसा कैसा घोड़ा मैं भी देखूं। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। बाबा भारती को नमस्कार करके उनके पास बैठ गया और बाबा भारती ने उसका हालचाल पूछा और जानने के बाद उनके आने का कारण भी पूछा। पहले हालचाल पूछा और फिर जो है ना उसके आने का कारण पूछा, भी यहाँ कैसे आना हुआ आपको। तो खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि सुल्तान को देखने की इच्छा थी, मैं तो इसलिए आ गया। सुल्तान को देखने की इच्छा यहाँ खींच लाई। इस पर बाबा भारती ने कहा कि सचमुच घोड़ा बहुत सुंदर है। अब बाबा भारती को तो अपना घोड़ा सुंदर लगता ही था और वो सचमुच था भी बहुत सुंदर। उन्होंने खड़ग सिंह को अस्तबल में, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं उसको बोलते हैं अस्तबल, अस्तबल में ले जाकर घोड़े को दिखाया। खड़ग सिंह उस घोड़े पर मोहित हो गया। देखते ही वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। वहां से जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा, बाबा जी यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। उसने चेतावनी सी दे दी। इस बात को सुनकर बाबा भारती डर गए और उन्हें डर के मारे नींद भी नहीं आती थी। वे सारी रात जागकर अस्तबल में घोड़े की रखवाली करने लगे, परंतु कई महीने बीत गए, खड़ग सिंह नहीं आया। बाबा भारती ने सोचा कि ये तो ऐसे ही कह के गया था, वे भी कुछ क्या हो गए, असावधान हो गए। एक दिन संध्या के समय बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं घूमने जा रहे थे। संध्या का समय था। वे अपने घोड़े पर सवार होकर, जैसे कि वो जाते थे घूमने के लिए, वो घूमने के लिए जा रहे थे और उन्हें अचानक एक आवाज सुनाई पड़ी। ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना, ऐसे करके आवाज आई। बाबा ने देखा कि एक असमर्थ व्यक्ति यानी कि दिव्यांग है वो, और वृक्ष की छाया में बैठा कराह रहा है। बाबा ने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। और जो है रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा। दुर्गादत्त वैद्य। उन्होंने वैद्य का नाम लिया, दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। उस वैद्य का अपने आप को क्या बताया? सौतेला भाई बताया। बाबा भारती ने उस असमर्थ व्यक्ति को अपने घोड़े पर चढ़ा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। चलते चलते अचानक लगाम को झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। वह व्यक्ति तनकर घोड़े पर बैठ गया और वस्तुतः असमर्थ व्यक्ति के वेश में खड़ग सिंह ही था। बाबा भारती के मुंह से चीख निकल गई। वे थोड़ी देर चुप रहे और चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ खड़ग सिंह। कहने लगा, बाबा जी ये घोड़ा अब न दूंगा। इस तरह कह के वह घोड़े को लेकर वहां से चल दिया खड़ग सिंह। लेकिन अब जो बाबा भारती थे वो भी इतने निर्बल नहीं थे। उन्होंने क्या काम किया? खड़ग सिंह की बात पर बाबा भारती बोले, घोड़े की बात छोड़ो, अब मैं घोड़े के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी एक प्रार्थना है कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो किसी गरीब या निर्धन पर कोई विश्वास या असहाय पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब सुल्तान बाबा भारती सुल्तान की ओर मुंह मोड़कर ऐसे चले गए जैसे कि उनको जानते ही नहीं हो। इतना प्यारा घोड़ा था, फिर भी छोड़ दिया उन्होंने। बाबा भारती के बाद खड़ग सिंह के कानों में गूंजने लगी और वह सोचने लगा कि जिस घोड़े से वे इतना प्रेम करते थे, उसके बिना ना रह सकते थे, उसके बारे में कुछ न कहकर उन्होंने केवल एक ख्याल आया कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। कुछ दिनों बाद एक रात को खड़ग सिंह घोड़े को लेकर बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और वहां चारों ओर खामोशी थी। अस्तबल का फाटक खुला था। उसने सुल्तान को वहां बांध दिया और फाटक बंद कर दिया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। रात के चौथे पहर में बाबा भारती स्नान आदि करने के लिए
अचानक ये अस्तबल की ओर चल दिए। फाटक पर पहुंचते ही उन्हें वहां सुल्तान के न होने की बात याद आई। इस कारण उनके कदम वहीं रुक गए। सुल्तान ने अपने स्वामी के पांवों की चाप पहचान ली और जोर से हिनहिनाने लगा। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर आए और सुल्तान से लिपट कर ऐसे रोए जैसे पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से लिपट कर रोता है। इसके बाद वे बोले कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ये बात उनके मुंह से निकली। तो इस प्रकार जो है हमारा ये पाठ था, हार की जीत पाठ, बाबा भारती का घोड़ा और खड़ग सिंह डाकू। तो इसमें प्रश्न जो है ना हमारे कई हो सकते हैं छोटे छोटे, यानी कि यदि हम बात करें हार की जीत कहानी के लेखक का नाम बताइए। सबसे पहले बात तो अगर ये हम करें तो सुदर्शन जो है इसके लेखक है। काफी अच्छी फेमस कहानी है हार की जीत, सुदर्शन इसके लेखक का नाम है। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या है? सुल्तान नाम है। बाबा भारती का जिस डाकू से लपड़ा था उसका नाम है खड़ग सिंह। और वो जो बाबा भारती सुलाके का घोड़ा जो है वो सारे इलाके में क्यों फेमस था? क्योंकि उसके जोड़ का कोई घोड़ा नहीं था। बाबा भारती कितनी दूर चढ़कर चक्कर लगाते थे? 8-10 मील लगाते थे। बाबा भारती के हाथ से खरहरा करते। यहाँ खरहरा शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? खरहरा शब्द जो है वो घोड़े के ऊपर एक वो फेरने का एक पंजा सा होता है, उसको कहते हैं। बाबा भारती ने खड़ग सिंह को घमंड में क्या दिया? बाबा भारती ने क्या दिखाई दिया? उन्होंने बाबा भारती ने खड़ग सिंह को घमंड में क्या दिखाई दिया? वो खड़ग सिंह का जो घमंड था वो घोड़े के लिए था, क्योंकि मैंने घोड़ा ले लिया, ये दिया। खड़ग सिंह कौन था? एक डाकू था। बाबा भारती ने इस व्यक्ति को घोड़े पर सवार क्यों किया था? क्योंकि वह उसकी सहायता करना चाहते थे। इसी प्रकार जो है वो बाबा भारती जो है वो घोड़े को छोड़कर, घोड़े की बात ना करके किसकी बात करी उन्होंने कहा कि कोई दीन दुखियों पर आगे कोई भी दया नहीं करेगा। जब न बाबा भारती के कदम अस्तबल की तरफ गए तो किसने पहचान लिए? घोड़े ने। और उसने क्या प्रतिक्रिया की? घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती अपने घोड़े से किस प्रकार मिले? जैसे एक पिता पुत्र से मिलता है, इस प्रकार मिले। तो ये इस प्रकार की बहुत सारे प्रश्नोत्तर हो सकते हैं इसके छोटे छोटे, बशर्ते कि आप इसको ढंग से याद करो।